हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और साइंस प्रोग्राम में। तो साइंस की क्लास आपके लिए लाइनअप हो चुकी है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा साइंस के प्रोग्राम में। तो आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और आपके समक्ष एक क्लास प्रस्तुत हो रही है। उससे पहले भी हम 3 क्लासें आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके थे। तो आपको वो क्लासें कैसी लगी और आप बताइएगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में कि आपको इसमें कोई कमी नजर आ रही है, तब आप बताइएगा। कुछ आपको एडिशनल इसमें ऐड कराना हो फिर बताइएगा, या सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कराइएगा। यानी कि जो भी आपको कहीं ना कहीं से परेशानी हो रही है उन सभी के बारे में आप लोग बताइएगा कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए, है ना। और आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको आर ओ या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी में कोई परेशानी हो रही है तो आप सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम फिर से आज से स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लास। क्लास नंबर है हमारा 4। इससे पहले हम 3 क्लासों को देख चुके थे। ठीक है, 3 क्लासों में मैंने आपको 60 यानी कि 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 61वें क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि मिनिमम 15 क्लासें तो हमारी रहेंगी जिसमें हम 300 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो और भी हमें क्लासों की जरूरत होगी, तो हम और भी क्लासें करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में यानी कि सिविल सर्विस के एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न आपके साइंस से पूछे जाते हैं। आगे कितने भी मिनिमम 10 से 12 प्रश्न तो पूछे जाते हैं, आगे कितने भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो साइंस किसे कहते हैं मैंने आपको तीनों क्लास में बताया। आज मैं फिर से आपको बताऊंगा साइंस किसे कहते हैं। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब होता है टू नो, यानी कि जिसके बारे में हमें क्यों और कैसे की जानकारी हो जाए, क्यों और कैसे की जानकारी हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको डिटेल पार्ट में बताया था। तो आज से हम फिर से प्रश्नों के साथ में चलते हैं। और प्रश्न हमारे क्या रहने वाले हैं देखिएगा। ए सेगमेंट का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा आपके आर ओ के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो साइंस हम यहाँ आर ओ में पढ़ रहे हैं वो आपके पीसीएस में नहीं आएगी। भाई ये भी आपके टारगेट पीसीएस में आएगी, ये हर जगह आपकी आएगी। ठीक है, हर जगह आपकी आने वाली है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर ये आने वाली ना हो। ठीक है, बहुत जल्द हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपकी मिक्स सीरीज होगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम उन सभी प्रश्नों को लेंगे जो क्या होंगे आपके चैप्टर वाइज से स्टार्ट होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेल कीजिए, यानी कि सही सुमेलित करना है। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही सुमेलित है? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कैलामाइन, नहीं होता है। तांबा जो होता है कॉपर का अयस्क होता है बॉक्साइड, ये सही नहीं है। पारे का अयस्क सीनेबार होता है, मैंने आपको कल बताया था। पारा, पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं? Hg से। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। कॉपर को किससे करते हैं? Cu से। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। एल्यूमिनियम की बात करेंगे किससे प्रदर्शित करते हैं? Al से। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक आप सभी याद करेंगे, जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं उन सभी के परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। जस्ता की बात करेंगे लिखते हैं Zn से, और Zn की बात करेंगे तो होता है 30। ठीक है, जस्ता की बात करें क्यू प्राइट नहीं होता है, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर आपका सी वाला सही होगा। यानी कि पारा जो होता है इसका जो अयस्क होता है वो क्या होता है? सीने बार होता है। अब आप एक बात देखिएगा कि ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, और इससे पहले भी हमने आपको डिटेल पार्ट में बताया था कुछ इस प्रकार का। क्या था? डिटेल पार्ट में भी हमने आपको इस प्रकार का कुछ बताया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगर बात करेंगे तो देखिएगा ए वाला तो हमारा आंसर ठीक हो गया, एकदम राइट आंसर है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होगा? बॉक्साइड। मिलान करने के लिए भी एक प्रश्न बन सकता था। तांबे की बात करेंगे, तांबे का जो अयस्क होगा वो क्या होगा आपका? क्यूप्राइट। जस्ता की बात करेंगे तो जस्ता का अयस्क है आपका कैलामाइन, है ना। ये प्रश्न आपका किससे बन सकता था? मैचिंग करने के लिए भी बन सकता था। ये प्रश्न आपके इस तरह से भी बन सकता था, और इन प्रश्नों से छोटी छोटी बातें भी आपसे पूछी जा सकती थी। तांबा की अगर बात करेंगे तो तांबा जो होता है आपके खेतड़ी, खेतड़ी जो है राजस्थान में, वो तांबे के उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है वो आपके तांबे के उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर अयस्क की बात करेंगे तो देखिएगा सीसा यानी कि लेड। लेड को किससे लिखते हैं? पीबी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीबी का परमाणु क्रमांक होता है 82।
इसका जो प्रमुख अयस्क है वो है आपका गैलेना। गैलेना प्रमुख अयस्क किसका है? आपके शीशे का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीशे का जो प्रमुख अयस्क है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गैलेना के नाम से जानते हैं। और जो पारा होता है उसका जो अयस्क होता है वो क्या होता है? सीने बार होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनके अयस्क होते हैं उन सभी को आप लोग याद रखिएगा। जैसे एक है आपका यूरेनियम, बहुत पेपर में पूछा जाता है। यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो यूरेनियम की परमाणु क्रमांक संख्या है आपके 92। अयस्क है आपका पिच ब्लेड। क्या है अयस्क आपका? अयस्क है आपका पिच ब्लेड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं पेपरों में और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना इन चीजों को। और यही प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? आपका आंसर नंबर सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी कि गलत विकल्प का चयन करा रहा है आपसे। ठीक है, कौन सा विकल्प है जो आपका क्या है? गलत है। भूपटरी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी होती है, एक आपका पृथ्वी होती है, एक आपका वायुमंडल, अलग अलग होते हैं सब, और एक आपका जो होता है वो आपका होता है ब्रह्मांड। अब मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था। अब मैं इसलिए पहली पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं 3 क्लासें पढ़ चुका हूँ। अब वही प्रश्न आपके रिपीट होंगे जो आपके अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताए हैं वही प्रश्न आपके क्या होंगे? रिपीट होंगे बार बार। तो कृपया करके आप बने रहिएगा। आप 20 क्वेश्चन, आपको कुछ अनुभव हो चुका होगा कि अगर लगातार हम प्रश्नों को, 60 प्रश्नों को हमने अच्छे से बारीकी से समझा है तो आगे आने वाले साइंस में आपका प्रश्न गलत होगा या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रश्न गलत होगा या नहीं गलत होगा। ये आप खुद ही डिसाइड करिएगा, मुझे बताने की जरूरत इसमें नहीं होगी। देखिएगा, मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं देखा लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्न बन गया है। क्या प्रश्न बन गया? ब्रह्मांड से प्रश्न बन गया है। पोटेशियम क्या है? आर्सेनिक का है। ये सभी का प्रश्न आपका बन गया है और इस सभी के प्रश्न में मैंने आपको देखा नहीं था ब्रह्मांड का प्रश्न फिर भी बन गया। मैं तो अपने पास से भी बता रहा था। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है या जो तत्व पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं उसको? तो इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो सिलिकॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? सिलिकॉन होता है। अगर वायुमंडल की बात करेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, यही पाया जाता है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर यहीं से हम बात करें कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। तो देखिएगा, इसी प्रकार यही हमने जाना और यही हम कर भी रहे हैं। ठीक है, आप लोग यही कर रहे हैं और यही जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो ठीक है हमारा। और पूछा है कि गलत कौन सा है, तो देखिएगा हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में बिल्कुल पाई जाती है। तो देखिएगा पोटेशियम, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो बिल्कुल ठीक है। आर्सेनियम सबसे हल्की धातु है? नहीं भाई, सबसे हल्की नहीं है, यही ऑप्शन आपका गलत होगा। क्या है? सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु है। ठीक है, कैसी आपकी सबसे भारी धातु है। तो अगर प्रश्न आपका बन जाए कि भाई सबसे हल्की धातु क्या है, तो सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो देखिएगा सबसे हल्की धातु जो है वो आपकी क्या है? लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु लिथियम है, Li से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक है आपका 3। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिएगा, अगर और भी इस पे प्रश्न हम देखें तो देखिएगा ऑक्सीजन की खोज किसने करी है? ऑक्सीजन की खोज की है जोसेफ प्रेस्टले ने। जोसेफ प्रेस्टले ने किसकी खोज की है? ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की किसने की है? रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी।
ठीक है, किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैविट ने की थी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिएगा सिलिकॉन होता है और साथ में क्या होता है? जर्मेनियम होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? आपके जर्मेनियम क्या होते हैं? तो आपके दोनों के दोनों क्या अर्धचालक होते हैं, जिनसे क्या बना है? ट्रांजिस्टर का निर्माण किससे किया था? अर्धचालकों से ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे तो देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। और मैंने आपको कल भी ये बताया था, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? आपकी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन के बारे में मैंने एक वीडियो में, दो वीडियो में चर्चा की है हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, किसमें न्यूट्रॉन होता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, किसमें एक ही एक न्यूट्रॉन होता है, किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। इन सभी की चर्चा की है और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में बनते भी हैं। ठीक है, तो सबसे भारी धातु आपकी क्या होगी? ऑस्मिनियम। लेकिन सबसे हल्की क्या होगी? आपकी लिथियम। तो आंसर आपका कौन सा गलत होगा? आंसर आपका डी गलत होगा। बाकी तीनों के तीनों आंसर क्या एकदम ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन कौन करेगा? ठीक है, आप ही लोग करेंगे, हम ही में से करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये सब मिश्र धातुओं की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मिश्र धातुओं की बात की जा रही है, यानी कि अलॉय की बात की जा रही है। ठीक है, अलॉय की बात की जा रही है, अलॉय मेटल। ठीक है, मिश्र धातुओं की बात की जा रही है। तो पहला मिश्र धातु है आपका टंका। किससे किससे बना होता है? टिन व शीशा से बना होता है। ठीक है, टिन व शीशे से बना होता है। क्या प्रश्न है कि सही नहीं है, लेकिन किससे बना है? तांबा व शीशे से बना है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। फिर दूसरा है कांसा जो है तांबा व टिन से बना हुआ है, तो बिल्कुल देखते हैं कांसा किससे किससे बना होता है? तो तांबा से बना होता है और एसन से बना होता है, यानी कि टिन से बना होता है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम राइट है। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो जस्ता, तावा, जस्ता और निकेल से बना होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता कितनी होती है? अगर सिल्वर की प्रतिशतता की बात करें, ठीक है, जर्मन सिल्वर में पूछा जाए कि सिल्वर की प्रतिशतता कितनी होती है, यानी कि सिल्वर कितना होता है? सिल्वर मतलब चांदी, देखिए चांदी कितनी होती है? तो चांदी की प्रतिशतता जर्मन सिल्वर में 0% होती है। कितनी होती है? 0% होती है। फिलहाल ये जो मिश्र धातु है वो तांबा, जस्ता और निकेल से बनी है मिश्र धातु है, तो बिल्कुल ठीक है। पीतल की बात करेंगे तो पीतल देखिएगा तांबा और जस्ता से बना होता है, तो बिल्कुल बना होता है, यानी कि Cu और प्लस Zn से बना होता है। अलॉय है तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला वाला तो देखिए गलत हो गया। आपको सही बताना था, तो देखिए जिसमें जिसमें पहला होगा वो सब आपके गलत होंगे, जिसमें जिसमें पहला होगा वो सब आपके गलत होंगे। ऐसे भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। आपने पहले नहीं देखा, अगर आप पहले को गलत मानते तो देखिएगा पहला 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 सब में है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका वो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस यौगिक का गलनांक सबसे अधिक होता है? कार्बन के निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गलनांक किस यौगिक का होता है? एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल या मीथेन? मीथेन क्या होती है? जहां पर डेयरी होती है, जहां पर पशुपालन होता है, वहां से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस की अगर हम बात करेंगे तो क्या जो सीएनजी हमारी होती है, जो हमारी एलपीजी होती है, जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है, उन सभी का अवयव मुख्य अवयव क्या मीथेन गैस है या नहीं है? ठीक है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। अब अगर मीथेन गैस की हम बात करें तो देखिएगा, एक हमारे पास में होती है एलपीजी, एक हमारे पास में होती है सीएनजी, और एक होती है हमारे पास में नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। इसको क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और नेचुरल गैस।
इसका जो मुख्य अवयव होता है वो होता है आपका ब्यूटेन। क्या होता है? मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? इसका मुख्य अवयव मीथेन होता है, सीएनजी का। और नेचुरल गैस का भी मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा पेपर में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भाई मुख्य अवयव आपके इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तीन बातें आपको स्पष्ट हो गई, यानी कि मीथेन। और मीथेन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग किसका होगा? पशुपालन का होगा। तो वहां से निकलती है आपकी कौन सी गैस? मीथेन गैस। धान के खेत से निकलती है। धान के खेतों से आपने देखा होगा पशु जो होते हैं वो चुगाली करते हैं, यानी कि उनके मुंह में क्या आते हैं? झाग आते हैं। तो उनसे कौन सी गैस निकलती है? उनसे तो आपकी मीथेन गैस ही निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? मीथेन गैस ही निकलती है। ठीक है, अगर बात करेंगे मीथेन गैस किस यौगिक का गलनांक सबसे अधिक होता है? मीथेन गैस का जो गलनांक होता है वो होता है 90 केल्विन होता है। इसका 156 केल्विन होता है इथेनॉल का। क्लोरोफार्म का 209 केल्विन होता है। और अगर बात करें तो 290 केल्विन होता है। कितना होता है? 290। आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर होगा ए। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? एक राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा अगर आप लोग। ठीक है, आप लोग इसमें देख भी सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना। अगर बहुत ही अच्छा प्रश्न अगर मैं आपको यहाँ से बता दूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा अगर मैं अच्छा प्रश्न बता दूं। अब देखिएगा एलपीजी पूछेगा, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या? मान लीजिएगा आपको पता है कि ब्यूटेन है, लेकिन उसने आपको घुमा दिया, बोला भाई फार्मूला क्या है? ठीक है, फार्मूला क्या है? तो फार्मूला याद रखिएगा C4H10 CH4CH4। मीथेन का आप लोगों को तो याद होगा, लेकिन C4H10 आपको ब्यूटेन का थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अब आपको पूरी तरह से याद भी हो चुका होगा। ठीक है, याद रखिएगा, याद ही रखना है, जो भी रखना है आपको याद ही रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या रखना है? याद ही रखना है, याद ही रखना है और याद ही करते रहेंगे। और याद पर ही हम क्या है? निर्भर भी हैं। ठीक है, याद एक गाना नहीं है, याद याद आती है तेरी, है ना। चलिए देखें, देखें और प्रश्न देखें आप लोग, है ना। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न देखिएगा यहाँ से, प्रश्न क्या है। ठीक है, तब तक आप लोग मुझे ना देखिएगा, प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? क्या करो? याद में देखो बना है एक ताजमहल, है ना। अब ये भी प्रश्न जीके में, सभी प्रश्न आपके प्रश्न ही हैं। ठीक है, अब ताजमहल की बात आ गई तो भाई ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल कितने वर्षों में बना? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल का निर्माण क्यों कराया गया? ताजमहल में कितने दरवाजे हैं, कितने फुब्बारे हैं, कितने साल बनने में लगे ताजमहल को? ऐसे हजारों प्रश्न। विश्व विरासत सूची में ताजमहल को कब शामिल किया गया? जीएस का आप कोई भी शब्द बोलोगे तो उस पर लगातार प्रश्न बनेगा। ठीक है, आप किसी का नाम लोगे तो कहीं ना कहीं आपके नाम से कोई बैठा होगा, जैसे प्रशांत। आप देखिएगा प्रशांत इतना बड़ा महासागर है, प्रशांत इतना बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पीसी महालोनोबिस के मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पीसी महालोनोबिस जो कि प्रशांत चंद्र महालोनोबिस थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की स्वतंत्र भारत में। और पीसी महालोनोबिस का नाम, यानी कि प्रशांत चंद्र महालोनोबिस का नाम एक बड़े अस्तित्व पर है। आप किसी का भी नाम ले लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी, इतने नाम, इतने किरदार की पता नहीं चलता कि कितने हैं। जीएस में हर चीज अपने पे एक पॉइंट है, और आपने पॉइंट बनाना सीख लिया तो आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, किसी का भी नाम, किसी लड़की का नाम सरोजिनी नायडू। अब हर नाम से तो नहीं हो सकता, लेकिन मोस्टली 95 नामों से कुछ ना कुछ है इतिहास में, कुछ ना कुछ संविधान में है। लीला, संविधान सभा में सिग्नेचर करने वाली पहली महिला लीला राय। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल। कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम से समझौता किया गया। उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण तरीका से किरदार निभाने वाली उषा,
तो पीटी ऊषा कितना एक स्पेशल क्वांटिटी में जो भी नाम रखे गए हैं ना, वो पहले भी तो नाम होते थे ना। तो जीएस का कहीं ना कहीं एक क्या है, पार्ट है। और जीएस से आप जो भी बोलोगे उस पर आपका प्रश्न टू प्रश्न, प्रश्न टू प्रश्न ही बनता रहेगा। ये जीएस है। जिस दिन आप लोग ये बनाना सीख गए कि एक नाम किसी ने दे दिया, उठा के प्रशांत दे दिया, उठा के उषा मेहता दे दिया, है ना, आपने मदन दे दिया नाम, मदन मोहन मालवीय का नाम दे दिया, किसी भी व्यक्ति का नाम, भगत सिंह का नाम ले लिया, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लिया, साइंस में किसी का नाम ले लिया, आइंस्टीन का नाम ले लिया, न्यूटन का नाम ले लिया, गैलीलियो का नाम ले लिया, सब कुछ आपको उसके बारे में आता हो और सब कुछ आपको उसके बारे में आता होगा तो आप एक अच्छा सा मुकाम हासिल कर लेंगे। ठीक है। जैसे कोई पूछ ले, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजू में कितना आगे, आपको पता ही होगा क्या है। मैं कोई हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ हिस्ट्री आप लोगों को, आप खुद ही समझो कि किसने कहा था इस बात को, सर पड़ोसी की तमन्ना। इतनी बात मुझको आती है, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ज्यादा मैं जब बताऊंगा जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब, है ना। तो देखिएगा, गलत विकल्प का चयन आपको करना है। गलत विकल्प क्या है, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीज के, क्लोराइड के और सल्फेट के कारण होती है। गलत विकल्प का चयन करना है, यानी कि जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीज, तो कैल्शियम व मैग्नीज नहीं होगा, क्या होगा, मैग्नीशियम, Mg, Mn नहीं। कितने साधारण तरीके से गलत कर दिया गया, कितने साधारण तरीके से इस प्रश्न को गलत कर दिया गया। क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है, तो यही आपका गलत हो गया, यानी कि यही आंसर आपका ठीक है, यही राइट आंसर होगा फिर तो। वर्षा का पानी, वर्षा का शुद्धतम पानी का शुद्धतम रूप है, बिल्कुल ठीक है। जो वर्षा का जो पानी होता है, पानी का शुद्धतम रूप होता है। क्लोरीन गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, बिल्कुल। कौन सी गैस, यानी कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए जो गैस उपयोग में लाई जाती है उसे क्लोरीन कहते हैं। उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, तो बिल्कुल बदला जा सकता है, ए बी पॉइंट ठीक है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, किस क्रिया के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, परासरण यानी कि उत्क्रम परासरण के द्वारा बदला जा सकता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक है, उस प्रकार आज भी प्रश्न बना। कौन सा गलत है, तो भाई गलत है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। निम्नलिखित में से नील हरीश सहवाल के बारे में आपसे गलत कथन पूछ रहा है, यानी कि नील हरीश सहवाल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई गलत विकल्प का चयन करना है, किसके बारे में, नील हरित सहवाल के बारे में। ठीक है, कौन सा है सहवाल, नील हरित सहवाल। लोगों को ए वाला कलर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, चलिए भाई ए वाला कलर हटाते हैं यहां से। ठीक है, कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो अब कलर पसंद आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तो नील हरित सहवाल, पहला पॉइंट सुनिएगा, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव होते हैं, और कैसे होते हैं, आपके एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है और एक कोशिकीय है। किस जगत में रखा गया है, तो मोनेरा जगत में रखा जाता है, मोनेरा जगत में नहीं रखा गया। एक प्रोटिस्टा जगत होता है, एक मोनेरा जगत होता है। प्रोटिस्टा के जैसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण होते हैं। और जो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव के रूप में जो जो शैवाल था उसे क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल जो जीव था पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, इसे मोनेरा जगत की श्रेणी में रखा गया है। और कैसा होता है आपका, एक कोशिकीय होता है। इसे एक पॉइंट में लिख सकते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब आप देखिएगा, आपके पास प्रश्न है और प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी कि गलत विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, अभी पढ़ा,
साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये द्विकोशिकीय जीवाणु है। नहीं भाई, ये द्विकोशिकीय जीवाणु नहीं है, ये एक कोशिकीय जीवाणु है। तो आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए यही गलत, ये सही होगा आपका, लेकिन है ये गलत। ये द्विकोशिकीय नहीं है। कैसा है आपको लिखा मैंने, एक कोशिकीय है। तो देखिएगा, डिटेल हमने पढ़ी, डिटेल से हमने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दिया। इस जीवाणु का उपयोग धान की फसल के लिए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संस्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। बिल्कुल, यह प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। बिल्कुल करता है। ठीक है, ये तो स्थिरीकरण तो करता ही है। बिल्कुल ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, जीवाणु की अगर बात करेंगे, जीवाणु की खोज किसने करी, तो जीवाणु की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है आपका नीलहरित शैवाल। अगला, गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत विकल्प कौन सा है देखिएगा। इतना इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है जो आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, बताइएगा क्या है। ओके, देखिएगा क्या क्या होता है आपका। ठीक, चलिए क्या करना है आपको, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, आप लोग कर ही लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि गलत विकल्प का चयन आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, सभी जैव यौगिकों में सबसे अधिक अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। तो बिल्कुल ठीक है, सबसे अनिवार्य जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक तो होता है आपका हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, यानी कि परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, तो परमाणु क्रमांक है उसका 6। कितना परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक 6 होता है। प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो मास्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। मास्टर्ड गैस, प्रश्न अगर छोटा सा पूछा जाए कि भाई मास्टर्ड गैस का फार्मूला क्या होता है, C4H8Cl2S, ये क्या होता है, मास्टर्ड गैस का फार्मूला होता है। और ये पूछा भी गया होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछा ना गया हो। सिगरेट लाइटर, यानी कि जो सिगरेट फूकते हैं ना, सिगरेट पीते हो ना आप लोग, पीते हो ना। ठीक है, तो सिगरेट जो होती है, तो सिगरेट पीने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ी के साइलेंसर से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सिगरेट के धुएं से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक है, कोयला जलाने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो सिगरेट लाइटरों में ब्यूटेन, ब्यूटेन तो होती है लेकिन प्रोपेन नहीं होती। गैसों का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन देखें, भोपाल गैस त्रिशदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग किया गया था, यानी कि रिसाव के कारण हुई थी। तो भोपाल गैस जो त्रिशदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। तो बिल्कुल ठीक है, रिसाव के कारण ही हुई थी। कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कौन सी गैस निकली थी यहां से, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, ये गैस यहां से निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ओके, 2 से 3 दिसंबर को हुआ था। कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जैसे प्रश्न पूछा कि मास्टर्ड गैस का फार्मूला क्या होता है, तो मास्टर्ड गैस का फार्मूला आपने बता दिया, C4H8Cl2S। ऐसे पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रिशदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव किया गया था और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो केमिकल फार्मूला इसका कितने लोग जानते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी सी बात है, लेकिन मैं अगर आपके लिए लिखूं तो मैं लिख सकता हूं CH3
CH3NCO। ये किसका फार्मूला है? ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये आपका किसका फार्मूला है? ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? मिथाइल आइसोसाइनाइड को। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। सी आंसर इसलिए होगा कि ब्यूटेन तो गैस होती है लेकिन प्रोपेन गैस नहीं होती है, ठीक है। एक ही गैस होती है ब्यूटेन, तो प्रोपेन गैस नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल, आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार कहता है। अब ये भी कहता है कि गलत बताइएगा। ये भी आपसे मोहब्बत करे बैठा है और पूछ रहा है कि मोहब्बत तो मेरी हो चुकी है, अब तुम मेरी मोहब्बत को थोड़ा अच्छा करके दिखा दो तो मैं मानूं कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, ठीक है। तो साइंस कह रहा है कि मोहब्बत तो हम करेंगे, दिल भी तोड़ेंगे और हाइपोथैलेमस को क्षतिग्रस्त भी तुम्हारे कर देंगे, ठीक है। तो वो क्यों कर देंगे, कैसे कर देंगे, क्यों करेंगे? हाइपोथैलेमस, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ तो दिल में दर्द तो होता है लेकिन हाइपोथैलेमस हमारा और भी मजबूत नहीं रहता है, इसलिए हमारे आंसू निकल आते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अब देखिएगा गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करते हैं, तो चलिए गलत विकल्प देखते हैं। प्राकृतिक रबर एथिलीन का बहुलक है, नई बात बनी। रेशम, ऊन तथा चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है, बिल्कुल। टेफ्लॉन, पॉली स्टाइरीन तथा पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, परंतु नियोप्रिक थियोप्लास्टिक नहीं है, ये भी ठीक है। स्टार्च, कपास व प्रोटीन सभी बहुलक हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या एक गलत है, एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है? रबड़ प्लस आइसोप्रीन का बहुलक, आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किसका आंसर होगा? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ए इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प का चयन करना है। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक लिखी चार्ल्स डार्विन ने, क्या सही लिखी? बिल्कुल ठीक लिखी है। चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम जैव विकास को समझा था। लैमार्क ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ह्यूगो डू ब्रिस ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, लैमार्क ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने किसका सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ए भी आपका क्या है? गलत है। ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है आपका, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला ही सही है, और सही आपसे पूछा है तो ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ऑप्शन आपका ए वाला ही ठीक है, ठीक है। चलिएगा गलत विकल्प बताना है आपको, फिर से आपके लिए गलत विकल्प आ चुका है कि डॉल्फिन को मत्स्यों में वर्गीकृत किया गया है। तो डॉल्फिन मत्स्यों में वर्गीकरण किया गया है, बिल्कुल किया गया है, गलत विकल्प। सील एक प्रकार के स्तनपायी जंतु है, ठीक है। सील जो होती है वो एक प्रकार की स्तनपायी जंतु है, बोलिएगा स्तनपायी जंतु है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो डॉल्फिन को मत्स्यों में वर्गीकृत किया गया, यानी गलत विकल्प का चयन करना, ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या? डॉल्फिन को, प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है आपका? ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। डॉल्फिन को मत्स्यों में वर्गीकृत किया गया है, तो डॉल्फिन को मत्स्यों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है या गलत है? मुझे तो लग रहा है गलत है, क्योंकि डॉल्फिन को स्तनधारियों में वर्गीकृत किया गया है। डॉल्फिन को स्तनधारियों में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यही प्रश्न आपका सिर्फ सही है, ठीक है, क्योंकि यही आपका आंसर है। सील एक प्रकार के स्तनपायी जंतु है, बिल्कुल ठीक है।
उभयचर बेजंतु होते हैं, जल में भी रहते हैं, थल में भी रह सकते हैं, ये बात सभी को पता होगी। नीलगाय मृग प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो ये भी बात एकदम ठीक है। लेकिन डॉल्फिन जो होती है वो आपके क्या होती है, ठीक है। डॉल्फिन की अगर बात करेंगे तो डॉल्फिन को मत्स्यों में वर्गीकृत नहीं किया गया, किसमें किया गया है, ठीक है, मत्स्य। मत्स्य में किसको, मछली को, मछली को वर्गीकृत। इससे एक संबंधित है क्रांति जिसे हम कहते हैं नीली क्रांति, ठीक है। कौन सी क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति इससे संबंधित है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, क्या कौन से संबंधित है, आपकी नीली क्रांति, ठीक है। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई सही विकल्प का चयन आपको करना है, ठीक है। सही विकल्प का चयन करते हैं और कैसे करेंगे देखिएगा। कैरी का, कैरी का जैथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है, बिल्कुल ठीक है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। एंथ्रोसायनिन के कारण सेब का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला ही ठीक है। मिर्च, मिर्च की अगर बात करेंगे तो मिर्च देखिएगा लाल होती है। मिर्च दो प्रकार से होती है, एक तो लाल होती है और एक क्या होती है, तीखी होती है। तो प्रश्न अब ये भी बन सकता है कि मिर्च लाल क्यों होती है। लाल होती है कैप्सेसिन के कारण, और तीखी क्यों होती है, तो कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेथिन के कारण क्या होती है, तीखी होती है, ठीक है। अलग अलग है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, कितना थोड़ा सा अंतर है, थोड़े से अंतर से ही प्रश्न आपका गलत हो सकता है, ठीक है। सेब का एंथ्रोसायनिक कारण कैसा होता है, लाल रंग होता है, बिल्कुल। लाइकोपिन यानी कि गाजर का लाइकोपिन के कारण ही होता है नारंगी रंग, क्या, ठीक है। एंथ्रोसायनिन क्या करता है, फलों को रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा आपका आंसर नंबर 1, यानी कि 1 2 3 सभी के सभी क्या हैं, सही है एकदम। अब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया एकदम प्रश्न हैं, लाजवाब प्रश्न हैं। ऐसे लाजवाब प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ ज्ञान जीएस पर ही मिलेंगे, और कहीं आपको नहीं मिल सकते, ठीक है। देखिएगा, सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों भाई, क्यों रोने लगते हो तुम लोग, क्यों रोते हो, है ना, क्यों रोते हैं हम लोग, तो क्यों रोते हैं, देखिएगा, सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कैप्सेसिन के कारण ही मिर्च या काली मिर्च में तीखापन होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी बात ठीक है। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण फ्लोरीन है, नहीं, क्या है, सल्फर, कारण क्या है उसका, सल्फर है, फ्लोरीन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है, यानी कि सही पूछा है तो ए और बी सही है, यानी कि ए और बी क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला होगा। तो पहले वाले की अगर हम बात करें, सल्फर, सल्फर आपका फ्लोरीन की जगह क्या लिख सकते हैं, तो फ्लोरीन की जगह काट कर लिख सकते हैं सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका सल्फर के कारण होती है, ठीक है। अभी एक शायद यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो है ना, ये लाल रंग जो होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है, और तीखी जो होती है कैप्सेसिन के कारण होती है, ठीक है। याद सही कर लीजिएगा इसको, ऊपर नीचे लिख गया था, ठीक है। क्योंकि इस तरह ये देखिएगा फिर से प्रश्न बना, यानी कि वहां हमने पूछा और यहाँ प्रश्न बना, ठीक है। वहां पूछा और यहाँ पर क्या बना, प्रश्न भी बना। चलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैप्सेथिन और कैप्सेसिन, ठीक है। कंफ्यूज आप हो सकते हो, कैप्सेथिन के कारण क्या होती है, लाल होती है, और तीखी कैसे होती है, कैप्सेसिन के कारण क्या होती है, तीखी होती है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कैप्सेसिन, ठीक है, क्या हुआ, अब भी गलत आ रहा है। कैप्सेसिन के कारण तो लाल होती है ना, तीखी पूछा था, तीखी किसके कारण होती है, ठीक है, कैप्सेसिन के कारण होती है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो गए हो और हमें भी कंफ्यूज कर दिए हैं, चलो हमें कंफ्यूज नहीं करे, कोई बात नहीं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। विकल्प कैसा है, तो विकल्प सही है,
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। एमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करता है। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा सही है। ठीक है, आप लोग देखिए मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय द्वारा होता है, यानी कि स्टोमच के द्वारा होता है, तो बिल्कुल ठीक है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, बिल्कुल ठीक है, एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, बिल्कुल करता है, यानी कि जो भी है प्रोटीन से ही है। एमाइलेज लार में पाया जाता है नामक एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करता है। ए भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि जितने भी ऑप्शन हैं सभी के सभी ईमानदारी से सही बनाए हैं। ठीक है, सभी के सभी ऑप्शन ठीक बनाए हैं और आप भी इसी प्रकार साइंस की क्लास को लगातार पढ़िएगा और आपको एकदम मजा भी आने, एकदम कहते इतना मजा आने वाला बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, रोटोजोआ से होने वाला रोग और कवक से होने वाला रोग। देखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको बताइएगा इसका क्या आंसर होने वाला है। आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे इस प्रश्न को हम और आपको बताएंगे कि क्या 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 होने वाला है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा बैक्टीरिया से होने वाला रोग गोनोरिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्लेग किससे होता है? ये भी आपके बैक्टीरिया से ही हो सकता है। बैक्टीरिया की खोज की बात करेंगे, जीवाणु की खोज किसने करी? हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, वायरस की खोज की बात करेंगे तो वायरस को किसने खोजा था? इवानोवस्की ने, इवानोवस्की ने वायरस को खोजा था। और प्रोटोजुआ की खोजकर्ता या पुष्टि करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? रोनाल्ड रॉस। खोजकर्ता नहीं कह सकते हैं, पुष्टि करने वाला कह सकते हैं। कवक, अब देखिएगा एक होता है शैवाल और एक होता है आपका कवक, दो चीजें होती है, तो शैवाल होता है, दूसरा आपका कवक होता है। ठीक है, शैवाल को बोलते हैं अलगी। ठीक है, एफ, यानी कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इसको माइकोलॉजी बोलते हैं, यानी कवक के अध्ययन क्या बोलते हैं? एफ, माइकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा शैवाल और कवक। कवक से होने वाला रोग बिल्कुल ठीक है, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग बिल्कुल ठीक है, वायरस से होने वाला रोग नहीं है। वायरस से क्या होता है? तो वायरस से होता है खसरा, डेंगू, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। प्लेग किस में आएगा? तो प्लेग आपका इसमें आएगा, ये प्लेग से होता है। ठीक है, ये किससे होता है? प्लेग से। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा गलत। गलत कौन सा है? गलत है आपका बी। ठीक है, गलत है आपका बी। ठीक, और भी आप देखेंगे क्या इससे प्रश्न? तो इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो देखिएगा जीवाणु से आपका तपेदिक भी होता है, तपेदिक होता है। ठीक है, यानी कि जिसे हम टीबी कहते हैं, टीबी देखने वाली टीबी नहीं, यानी कि जो शरीर में फेफड़ों खराब करती है। थायराइड ग्रंथि निम्नलिखित में से किस रोग को प्रभावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो किस रोग को प्रभावित करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप इस प्रश्न का आंसर बताइएगा किसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखिएगा थायराइड ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी एक रक्त यानी कि लीवर। ठीक है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके अग्नाशय, क्या बोलते हैं हम इसको? पैनक्रियास। हम कह सकते हैं कि मानव शरीर की तीसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? थायराइड है। ठीक है, थायराइड है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स। ठीक है, ये आपके हो गए। ओके ओके, यहां से कह रहे हैं थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? तपेदिक। अभी मैंने आपको बताया क्या खराब होंगे? आपके फेफड़े। मछली में कितने फेफड़े होते हैं? आप लोग बताइएगा मछली में कितने फेफड़े होते हैं, है ना?
एक दो लोग बता देंगे 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन मछली में फेफड़े नहीं होते। किससे सांस लेती है मछली? गलफड़ों से सांस लेती है। ये किससे प्रभावित होता है? गोइटर। ल्यूकेमिया क्या है? रक्त संबंधी विकार है, कैंसर का एक प्रकार है, रक्त कैंसर है। टाइफाइड क्या करती है? टाइफाइड आपकी आंतों को प्रभावित करती है, छोटी आंत बड़ी आंत को प्रभावित करेगी टाइफाइड। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? मियादी बुखार कहते हैं। तपेदिक की बात करेंगे, तपेदिक होता है क्षय रोग। किससे फैलता है? आपके जीवाणु से फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। कौन सा? आपका तपेदिक यानी कि क्षय रोग। ठीक है, किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तपेदिक आपका क्या क्या खतरनाक है किसके लिए? ठीक है, पता है आप लोगों को किसके लिए खतरनाक है? ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, ये बात आपको पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से अंग से संबंधित है मानव के? तो देखिएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क में एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं अल्जाइमर। पढ़ा भी चुका हूं शायद आपको, अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? आपके मस्तिष्क से संबंधित। और अल्जाइमर रोग जो होता है वो आपकी 40 प्लस एज के बाद हो सकता है, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो भूल जाता है। यानी कहते नहीं है कि तुम सटिया गए हो, नहीं कि सटियाना है ना, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बोले सटिया गए हैं। तो 40 साल के बाद बुद्धि का कमजोर हो जाना यानी कि मस्तिष्क संबंधी बीमारी, जैसे हमने नाम दिया अल्जाइमर का। तो अल्जाइमर यानी कि मस्तिष्क से संबंधित है, तो मस्तिष्क के लिए इसका आंसर है। आंख की बात करेंगे, आंख में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कार्निया दिया जाता है। ठीक है, आंख में कौन सा भाग दिया जाता है? तो कार्निया दिया जाता है। ठीक है, हृदय की बात करेंगे तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी कहते हैं हृदय के अध्ययन को। ठीक है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, यानी कि धक धक की आवाज 72 बार निकालता है। तो 1 मिनट कितनी बार? 72 बार। जब हम दौड़ेंगे तो हमारा अलग होगा, जब हम सांस लेंगे तो हमारा अलग होगा। ठीक है, अगर 72 बार धड़क रहा है तो क्या हृदय कभी आराम करता है? क्या हृदय कभी आराम करता है? तो बिल्कुल आराम करता है। हृदय दो धड़कनों के बीच में, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, दो धड़कनों के बीच आराम करता है। तो हृदय कब आराम करता है? तो हृदय दो धड़कनों के बीच में आराम करता है भाई मेरे। कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है आपका हृदय। ठीक है, अंजलि और दूसरा कौन? ये आप लोगों को पता है नहीं पता? पता नहीं है तो बताइएगा, और नहीं पता तो देखिएगा क्या है। एक का नाम अंजलि है, दूसरे का नाम क्या है? ठीक है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो धड़कन जो होती है दो लोगों की होती है, ये दो धड़कनों के बीच में हमेशा हृदय क्या करता है? आराम करता है। विश्व हृदय दिवस की बात करेंगे तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं? 29 सितंबर को। 21 सितंबर को बनाते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस। ठीक है, क्या बनाते हैं? अल्जाइमर दिवस बनाते हैं। ओके, आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो आंख का कार्निया भाग दान दिया जाता है। ठीक है, कौन सा भाग दान दिया किया जाता है? तो कार्निया आपका दान दिया जाता है आंख पर। ठीक है, हृदय के बारे में डिटेल पार्ट पढ़ेंगे, परेशान ना होइएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई सही विकल्प आप लोग अगर इसमें बता देते हैं तो अच्छी बात हो सकती है, वरना मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा कौन सा सही विकल्प है। रेटिनॉल से रतौंधी होती है, तो पहला तो गलत हो गया। थायमिन से बेरी बेरी होता है। राइबोफ्लेविन से क्या होता है? किलोसिस होता है, ये भी गलत हो गया। तो ये हम पूछेंगे नहीं आप लोगों से, और आप लोग इसमें बता देंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम याद करिएगा, उनसे होने वाले रोग याद करिएगा, क्योंकि पेपर में कभी भी आपसे सिंगल नहीं पूछा जाएगा, हमेशा आपसे मैचिंग के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, किसके लिए पूछा जाएगा? मैचिंग के लिए पूछा जाएगा, हमेशा आपके मैचिंग के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सही बताइएगा, सही क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। ओके, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए।
नहीं, कौन सा विकल्प इसमें क्या है, गलत है, या कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। ठीक है, मानव शरीर में अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव तंत्र होता है, वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही पूरी तरह से क्रिया संपन्न हो जाती है। डाइजेस्टिव तंत्र के चैप्टर से एक प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा में वसा का पाचन प्रारंभ हो सकता है, यानी कि प्रारंभ होता है, वसा का नहीं होता, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का नहीं होता है। ठीक है, लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, बिल्कुल करती है। 1 और 3 कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, केवल 2 वाला, 2 वाला विकल्प जो है वो सही नहीं है। ठीक है, 2 वाला विकल्प जो है वो सही नहीं है। देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन से विकल्प का चयन करना है, गलत, यानी कि गलत गलत गलत, गलत वाले प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं आरओ के एग्जाम में, ये मैं आपको पहले बता दूं। ऐसे प्रश्नों को सबसे ज्यादा देखा जाता है जिससे व्यक्ति जो हो जाए, क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही प्रश्न जो होते हैं वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी होते हैं। और इन प्रश्नों पे क्या होती है, कहते नहीं है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक, तो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना ऐसे प्रश्नों को, और ऐसे प्रश्नों पर बताइएगा क्या हमारा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, करें, गलत विकल्प का चयन कीजिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब चैप्टर पढ़ा था नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। प्राकृतिक वर्ण को विकास का मुख्य कारक माना जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मैमम मैथड हाथी के पूर्वज थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो नीलहरित शैवाल कैसे जंतु हैं, एक कोशिकीय जंतु। किस जगत में रखा गया है, तो मोनेरा जगत में रखा गया है। बहुकोशिकीय जंतु को किस जगत में रखा जाता है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, मोनेरा। यानी कि जो आपके वैज्ञानिक थे बिहेटकर, उन्होंने 5 जगह पर क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। किसने, 5 जगहों पर कर दिया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, कवक, पागा और एनीमिया में उन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया बिहेटकर ने। तो प्राणी जगत के अंतर्गत आपके कौन से, यानी कि अमीबा हो गया प्रोटिस्टा जगत में, पैरामीशियम किस जगत में होगा, प्रोटिस्टा जगत में होगा। लेकिन नीलहरित शैवाल आपके किस जगत में होगा, तो नीलहरित शैवाल आपके मोनेरा जगत का एक जीव होगा। ठीक है, याद रखिएगा। शैवाल एक ऐसा होता है कि कुछ लोग शैवाल को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, जैसे जापान। तो इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो भाई कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। किसका चयन करना है आपको, गलत विकल्प का चयन करना है। तो भाई गलत विकल्प आप लोग चयन करिएगा। ठीक है, मोमोलॉजी, पोमोलॉजी, मोमोलॉजी नहीं, मोमोलॉजी फलों की कृषि, फसलों की कृषि, एग्रोनॉमी। मिर्मेकोलॉजी क्या है, चींटियों का अध्ययन है। ये शायद प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वहां पर भी इसमें मिस्टेक थी, क्या, चींटियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, चींटियों का अध्ययन है। पोलिटो पोलियोबोटनीलॉजी क्या है, आपके जीवाश्म जीवों का अध्ययन है। यानी कि कौन सा गलत है, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम रॉन्ग आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, याद रखा आप लोगों ने। ठीक है, 20 प्रश्न आज भी समाप्त हो गए हमारे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप एक शेड्यूल देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता होगा हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं लूसेंट बुक। लूसेंट बुक, ठीक है, लूसेंट की बुक में ऑल चैप्टर, ऑल चैप्टर तैयारी जोरदार, तैयारी जोरदार करनी है, तैयारी एकदम जोरदार, ऐसी तैयारी जिससे हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। ऐसी तैयारी जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसी तैयारी हमको करनी है।
और ऐसी तैयारी हम करके रहेंगे। साथ हैं आप लोग हमारे, तो बिल्कुल रखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। सॉरी, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। ठीक है, आप लोगों के पास किताब है, बहुत अच्छी बात। आप लोगों के पास किताब नहीं है, और भी अच्छी बात। आप लोग किताब ले सकते हैं, उससे भी अच्छी बात। नहीं ले सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िएगा। कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक वीडियो में नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि एक वीडियो में नहीं, क्लास 1 क्लास, यानी कि चैप्टर वाइज, मतलब कि ओवरऑल हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास, एक में एक टॉपिक, दूसरी क्लास में दूसरा टॉपिक। छोटा टॉपिक है तो एक क्लास में दो दो तीन तीन टॉपिक, बड़ा टॉपिक है तो एक क्लास में एक टॉपिक, 1 घंटे पर डे स्टडी। अगले 90 दिन में जितने भी टॉपिक, उतने दिन में लूसेंट की समाप्ति। उम्मीद है कि आप कहीं से भी अगर जीएस को पढ़े होंगे तो आप वहां से जीएस को भूलेंगे। और किससे पढ़ेंगे, ज्ञान जीएस से पढ़ेंगे, और ज्ञान जीएस से किससे पढ़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि एक वीडियो नहीं, कि पूरा पूरा सिलेबस नहीं, पूरा सिलेबस नहीं, एक एक वीडियो करके एक एक क्लास में 100 क्लासें लूसेंट समाप्त। ठीक, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे क्या, लूसेंट की बुक। तो लूसेंट की बुक को लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और लूसेंट की बुक है तो ठीक है, वरना आपको एक एक पॉइंट स्पष्ट करके लूसेंट की बुक से आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हमको पढ़नी चाहिए, ये नहीं बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज का टॉपिक ये है, कल का टॉपिक ये रहेगा, और ऐसे ही क्लास को बाई वन बाई हम करते रहेंगे। ठीक है, कितनी क्लासें हमारी चल रही हैं, कितनी क्लासें नहीं चल रही हैं, अब देखिएगा। आगे आने वाले टाइम पर हम आपके लिए एसएससी जीडी का प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। तो एसएससी जीडी ऐसा एक सिलेबस नहीं है कि आपका आरओ से उससे संबंध नहीं है, एसएससी जीडी का भी आरओ से संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।